नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बेटे ने सिखाया अपनी भाभी और उसकी माँ को ऐसा सबक। सविता जी दीवार पर लगी अपने पति की तस्वीर को देखकर रोई जा रही थी। वर्षों का छुपा दर्द आज आंसू बनकर बह निकला था। क्यों चले गई जी? आप मुझे अकेला छोड़कर? वादा किया था ना आपने, आप कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। फिर क्यों मुझसे इतना नाराज हो गए कि मुझे अपने मन की दो बातें कहने का भी मौका नहीं दिया? मुझसे इतनी दूर चले गए। क्या आपको मेरी ऐसी हालत देखकर जरा भी तरस नहीं आता? देखिए क्या हालत हो गई है आप पे जाते ही मेरी। कहते कहते सविता जी फूट फूट कर रो पड़ी। तभी उनकी बहू कमरे में दन दनाते हुए आई और सविता जी का सामान समेटकर कमरे से बाहर फेंक दिया और बोली, चल बुढ़िया, अपना बिस्तर उठा और रसोई के एक कोने में जाकर अपना बोरिया बिस्तर जमा ले। इस कमरे में आज से मेरी माँ रहेगी। जाओ माँ, आप सफ़र से थक गई होगी, जाकर आप आराम कर लो। इतना कहकर बहू जाने लगी तो सविता जी बहू के आगे हाथ जोड़कर बोली, बहू ऐसा मत करो, तुम तो जानती हो मुझे कमर दर्द की समस्या है, मुझसे ज़मीन पर नहीं लेटा जाएगा। तो बहू बड़बड़ाते हुए बोली, तुम्हारी कमर दर्द का मैंने ठेका नहीं ले रखा है, रहना हो तो रहो इस घर में। अगर आपको रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। जल्दी जाओ, मेरी माँ के लिए कुछ अच्छा बनाकर खिलाओ। सविता जी बहू के आगे गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी। बेचारी सविता जी रसोई में जाकर अपना बिस्तर एक तरफ रखकर खाने की तैयारियां करने लगी। तभी राज रसोई में आया। माँ, क्या हुआ? आप यहाँ? आपकी कमर में बहुत दर्द था और आप यहाँ खाना बना रही हैं। देखिए खुद को पसीना पसीना हो गई हैं आप। तभी उसकी नज़र रसोई में रखे बिस्तर पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। बहुत हो गया माँ, अब मुझसे आपकी यह हालत बर्दाश्त नहीं होती। बेटे को गुस्से में वहाँ से जाता देख सविता जी ने उसके कदम वहीं रोक दिए। नहीं बेटा, अभी सही समय नहीं है ये सब करने के लिए। किस मिट्टी की बनी हो माँ, आखिर कब तक यह सब बर्दाश्त करती रहेंगी? बेटे की बातें सुनकर सविता जी का गला भर आया तो राज ने अपनी माँ को आगे बढ़कर सीने से लगा लिया। राज बोला, माँ, मैं जानता हूँ कि आप यह मेरी वजह से कर रही हैं, लेकिन माँ सोचिए आपको इस हालत में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। सविता जी नम आंखों से बोली, कोई बात नहीं बेटा, यह वक्त भी गुजर जाएगा, तुम चिंता मत करो। राज भी रसोई में अपनी माँ का हाथ बटाने लगा। तभी बहू चिल्लाते हुए बोली, खाना बनाया या नहीं? बुढ़िया, कब से मेरी माँ इंतज़ार कर रही है। सविता जी बोली, हाँ हाँ, वो बस बन गया है, मैं भी लाती हूँ। जैसे तैसे करके सविता जी ने अपनी कमर पकड़कर टेबल पर सारा खाना लगाया और वहीं पास में खड़ी हो गई तो बहू चिल्लाते हुए बोली, अब क्या हमारे सिर पर बैठने का इरादा है? जाइए यहाँ से, बाद में खाना बचेगा तो खा लेना। सविता जी बहू की ऐसी बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए रसोई में वापस आ गई। भूख के मारे अब उन्हें चक्कर आने लगे थे। लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी। राज ने उन्हें आगे बढ़कर सामान लिया। राज बोला, माँ जाइए आप, रसोई में साफ कर दूंगा, आप खाना खाकर आराम करिए। पर बेटा, बहू मुझे अब भी खाना नहीं देगी। राज बोला, माँ, मैंने कहा ना, आप जाकर टेबल पर बैठकर अपना खाना खाइए। सविता जी डरते डरते कुर्सी पर बैठकर खाने की प्लेट लगाने लगी तो बहू बोली, आपको समझ में नहीं आता, पहले हम खा लें तब तुम खाना खाने आना। रहने दे बेटा, मेरा पेट भर गया है, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। इतना कहकर बहू की माँ ने अपना सारा झूठा खाना सविता जी की प्लेट में पलट दिया। सविता जी की आंखें भर आईं और एकटक खाने को देखने लगी। अब क्या देख रही हो, खाओ चुपचाप। अब क्या अपने दामाद और बेटी का नुकसान थोड़ी ना करवाओगी? हाँ सासू माँ, खा लीजिए, आपको तो वैसे भी इन सब की आदत है। दोनों की बातें सुनकर राज का गुस्सा का पारा चढ़ गया। उसने प्लेट उठाई और सारा खाना बाहर कुत्तों को फेंक दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की?
वह अपने बेटे की कमाई खा रही है। आप जो यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हैं, आपको शर्म नहीं आती मेरी माँ के साथ ऐसा करते हुए? एक औरत होकर औरत का अपमान कर रही हैं। अरे लानत है तुम जैसी औरतों पर। तभी बहू आंखें निकालती हुई बोली, तुम माँ बेटे की इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ को उल्टा सीधा बोलो। बहू जैसे ही सविता जी की तरफ बढ़ी, राज ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर एक तमाचा अपने भाभी के गाल पर जड़ दिया। खबरदार भाभी, अगर आज के बाद आपने मेरी माँ की तरफ एक उंगली भी उठाई तो बहुत बुरा होगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरी माँ ने, पर अब नहीं, वरना आज मैं सारे रिश्तों का लिहाज भूल जाऊंगा। तभी सविता जी फूट फूट कर रोने लगी। तू मुझे यहाँ से ले चल, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। माँ की हालत देखकर राज की भी आंखों से आंसू छलक आए। हाँ माँ, बहुत ही जल्दी आपको यहाँ से लेकर चलूंगा, और भाभी ने जो आपके साथ किया उसकी सजा जरूर मिलेगी। मैंने वादा किया है बाबूजी और दादी से कि हमेशा आपके सुख और दुख में आपका साथ निभाऊंगा। बस समझ लीजिए आपके दुख की घड़ी अब खत्म हो गई है। अरे जाओ जाओ, बड़े आए, मैं भी देखती हूँ तुम इस बुढ़िया के लिए कौन सा महल खड़ा कर दोगे। इतना भी मत गिरिए भाभी कि खुद को शीशे में भी ना देख पाओ। इतना कहकर राजमाँ को अपने कमरे में ले गया। तभी उनके फोन की घंटी बजी। कैसी हो माँ? सविता जी नम आंखों से बोली, बेटा, जो सुख जीते जी ना मिला वह शायद अब मुझे मरने के बाद मिले, क्योंकि पति के राज में सुख और बेटे के राज में दुख कुछ माँ का नसीब बन जाता है। तू मेरी चिंता मत कर, और हाँ, मेरी वजह से कभी भी अपने भाई से रिश्ता मत खराब करना। पता चला अगर बहू नाराज हो गई तो मेरे जाने के बाद तुम्हारा रिश्ता मायके से ना टूट जाए। आखिर माता पिता के बाद भाई भाभी की वजह से ही तो मायका होता है। चलो मैं फोन रखती हूँ, कहीं बहू फिर से गुस्सा ना करने लगी। सविता जी थकी थकी आवाज अपनी बेटी रिंकी से बोली। माँ की बातें सुनकर रिंकी की भी आंखें भर आईं। रिंकी सोचने लगी, पिता के चले जाने से मेरी माँ की क्या दशा हो गई। क्या संसार का यही नियम होता है, जब तक पति है तभी तक एक औरत को घर परिवार में सम्मान और सुख मिलता है। पापा के रहते किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई ऊंची आवाज में माँ से बात कर सके। आज ऐसी हालत हो गई है कि माँ के जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। लानत है हम जैसे बच्चों पर। इतना कहकर रिंकी अपने काम में लग गई। काम करते करते रिंकी की नज़र अपने परिवार की फोटो पर गई, जिसमें माता पिता के साथ उसके 2 भाई और वो कितनी शान से खड़ी थी। परंतु किसे मालूम था कि आगे चलकर झूठी साबित हो जाएगी। आज भी रिंकी को वो दिन याद है जब उसके छोटे भाई राज का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ था। जब उसे हॉस्टल में रखने की बात चली तो बड़े भाई ने कहा, क्या ज़रूरत है पापा का खर्चा बढ़ाने की, मैं भी उसी शहर में रह रहा हूँ, तुम मेरे साथ रह लो। रिंकी के पिता रामेश्वर जी बोले, यह जानकर बड़ा अच्छा लगा कि तुम्हें अपने भाई की चिंता है और अपने पिता की जिम्मेदारियों की चिंता है। पर बेटा, तुम्हारी भी तो शादी हो जाएगी और विवाह के बाद दोनों साथ रहोगे, तो क्या राज को साथ रख पाओगे? कहीं तुम्हारी पत्नी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उस वक्त रोहित ने बड़े अकड़ कर कहा था, भाई पहले, पत्नी बाद में आएगी। तभी से राज अपने बड़े भाई रोहित के साथ रहने लगा था। 2 महीने बाद ही रोहित की धूमधाम से मीरा से शादी हुई। 1 हफ्ते बाद ही मीरा ने रोहित के सामने एक शर्त रख दी कि मैं आपके माता पिता के साथ नहीं रहूंगी, बल्कि आपके साथ रहूंगी, वरना आप मुझे मायके छोड़कर आ जाओ। और रोहित ने भी हाँ कर दी, पर उसने भी शर्त रख दी कि मेरा भाई मेरे साथ रहेगा। कुछ ही दिनों बाद बेटा बहू चले गए। सविता जी ने बेटे के सुख में अपना सुख देखा। बेटी को वह पहले से विदा कर चुकी थी, तो वह अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। एक रोज राज का फोन आया, पापा मेरा फाइनल ईयर है, मुझे कॉलेज में पैसे जमा करने होंगे, फिर मुझे इंटर्नशिप भी करनी है। अगर आप कुछ इंतज़ाम कर देते तो अच्छा होता। कुछ समय की बात है,
बस नौकरी लग जाए, फिर आपसे कभी पैसे के लिए नहीं कहूँगा। रामेश्वर जी हंसने लगे और बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर मुझे थोड़ा वक्त दे दो। तब तक तुम अपने बड़े भाई से पैसे क्यों नहीं ले लेते। राज चुप हो गया और बोला, पापा पहले की बात अलग थी, भाभी के आने के बाद अब राज को अपना ही भाई पराया लगने लगा। जब इंतजाम हो जाए तब आप बता दीजिएगा, तब तक मैं कॉलेज से थोड़ा वक्त ले लूँगा। इतना कहकर राज ने फ़ोन रख दिया। पिता तो पिता होते हैं। उन्होंने सोचा दोनों भाइयों में थोड़ी दूरी है, क्यों ना बात करके दोनों को एक कर दें। और उन्होंने रोहित को फ़ोन किया तो वह बोला, पापा मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। घर में पहले कोई सामान नहीं था, तब भी चलता था, पर अब मैं परिवार वाला हूँ, तो आप समझ सकते हैं कितना खर्चा होता है मुझे। राज को पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे तो मैं किसी से कर्जा लेकर दे देता हूँ। कर्ज की बात सुनते ही रामेश्वर जी बोले, नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं राज के साथ साथ तुम्हारे लिए भी कुछ पैसे भेज देता हूँ, बस तुम राज को दे देना। तभी मीरा, रोहित की पत्नी, ने झट से फोन लेकर बोली, पापा जी प्रणाम, देखो ना मैं इसे कब से कह रही हूँ, क्यों ना हम बेंगलुरु में एक फ्लैट ले लें। देवर जी को हमारे ही साथ रहना है तो आखिर किराया हम क्यों दें, क्यों ना सब मिलकर एक ही घर में रहें। पर इन्हें तो पैसों की दिक्कत होती है। मैं कह भी रही हूँ कि मैं अपने बाबूजी से कहती हूँ, पर ये है कि मानते नहीं। रामेश्वर जी बोले, बहू अभी उसका बाप जिंदा है, फिर वह अपने ससुर से पैसे क्यों लेगा। तुम लोग चिंता मत करो, तुम तीनों मिलकर घर देखो, मैं तुम्हें पैसों का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रामेश्वर जी सोचने लगे कि आखिर बेटा के रहने का इंतजाम कैसे करें। सविता जी बोली, अब बच्चे कमाने लगे हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी दीजिए। आप बार बार उनका सहारा क्यों बन जाते हैं, उन्हें आदत हो जाएगी। रामेश्वर जी बोले, जब तक जीवित हूँ सहारा तो देता ही रहूँगा, ताकि मेरे मरने के बाद मैं तुम्हें सहारा दे सकूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, ऐसा करता हूँ इस घर को बेच देता हूँ। वैसे भी हम तो लोग हैं, इतने बड़े घर की साफ सफाई करते करते तुम थक जाती हो। देख रही हो तुम 6 महीने हो गए हैं, एक बार भी रोहित नहीं आया, तो छोटा सा मकान ले लेते हैं, जब आना होगा उसी में रह जाया करेगा। फिर रामेश्वर जी ने अपने दामाद विनोद बाबू को फोन करके उन्हें अपनी समस्या बताई। विनोद बाबू बोले, बाबूजी वह मकान आपका बहुत पुराना है और बिल्कुल रोड के किनारे है, उसकी कीमत तो अभी करोड़ों में है, पर उसे बेचना सही नहीं होगा। बड़े साले साहब तो लोन लेकर भी अपने लिए एक फ्लैट ले सकते हैं। हाँ, जहाँ तक बात राज की है, अगर पैसों की जरूरत है तो मैं उसे पैसे भेज देता हूँ, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। रामेश्वर जी बोले, दामाद बाबू आपका कहना ही मेरे लिए बहुत है, फिर आप ही बताइए आपकी क्या राय है कि मैं क्या करूँ। विनोद बाबू बोले, आप ऐसा कीजिए, छोटा सा मकान ले लीजिए, पर उस घर को बेचो मत, बल्कि इसे किराए पर लगा दीजिए। कौन जानता है कि जीवन कौन सा करवट लेगा। हाँ, गांव वाली जमीन और घर बेच सकते हैं, क्योंकि उसे भी देखने के लिए आपको बार बार जाना पड़ता है। आप चिंता मत कीजिए, उस गांव में मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं, मैं उस जमीन को बिकवा देता हूँ, तब तक राज को पैसे भेज देता हूँ। जब पैसे मिल जाएं तो आप मुझे दे दीजिएगा। दामाद का यह सुझाव रामेश्वर जी को बहुत अच्छा लगा, पर मन से ही उन्हें यह डर भी लग रहा है कि बेटा इस बात से नाराज ना हो जाए, तो उन्होंने बिना किसी को बताए अपना एफडी तुड़वाकर कुछ पैसे भी राज को यह कहकर दे दिए कि तुम मकान के लिए लोन ले लो, और ये घर के सामान के लिए भी मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज रहा हूँ। राज की पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उसे एक ही बार में भेज दूंगा, ताकि तुम्हें एक बार बार परेशानी ना हो। रोहित ने सोचा, कुछ नहीं होने से इतना भी अच्छा है, परंतु मीरा बहुत लालची महिला थी। वह पति से बोली, हो ना हो आपके बाबूजी को ये सलाह किसी और ने दी है, वरना उनका दिमाग इतना नहीं सोचता है।
मीरा की माता पिता भी इस शहर में रहते थे। मीरा ने अपनी माँ मीना को सारी बात बताई। मीना जी बोली, चिंता मत करो, मैं पता लगाकर बताती हूँ। फिर थोड़े दिनों बाद मीना जी ने अपनी बेटी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। मीरा का पारा सर पर चढ़ गया। हर दिन मीरा अपने देवर को किसी न किसी तरह से परेशान करती रहती। कभी नाश्ता नहीं बनाती तो कभी उसके धुले हुए कपड़े को भी पानी में डाल देती। एक दिन राज ने कुछ कहा तो मीरा बोली, इतनी ही दिक्कत है तो जाकर हॉस्टल में रह लो या फिर अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। बात ऐसे ही बढ़ती चली गई और वह सारी रामेश्वर जी तक पहुंच गई। इधर एक रोज मीना जी रोहित की सास ने सविता जी को फोन किया और खूब खरी खोटी सुनाई। आप मेरी बेटी पर घर का बोझ डाल रही हैं। अरे उसे भी जीने का अधिकार है। आपने सारे पैसे अपने बेटे, दामाद और छोटे बेटे के लिए बचा रखे हैं। कल को बड़ा बेटा ही आपको मुखाग्नि देगा। इस बात को याद रखना। जब किसी घर में किसी तीसरे का हस्तक्षेप होने लगे तो समझ लो कि दरारें बढ़ने लगी हैं। बात इतनी बढ़ने लगी कि उसे खत्म करने के लिए रामेश्वर जी ने अपना पुराना मकान बेचकर उसके पैसे से बेंगलोर में एक घर खरीदा और बेटे को रहने के लिए दे दिया। पर ये कोई नहीं जानता था कि वह घर उनकी पत्नी के नाम से है, जिसकी जानकारी बस उन्हें और उनके दामाद विनोद बाबू को थी। इधर मीरा घर पाकर बहुत खुश थी। अब जाकर मीरा के कलेजे में ठंडक पड़ी। परंतु यह दर्द रामेश्वर जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और एक रात सोते सोते ही दुनिया से चले गए। बेचारी सविता जी ऐसी हो गई जैसे बिना डोर के कटी पतंग। कुछ महीने बेटी के पास जाकर रही, पर उन्हें वहां रहना गवारा नहीं लगा कि बेटी के आसपास के लोग कहते हैं जिसके घर में दो दो बेटे हों वो बेटी के घर आकर रह रही है। इन्हीं सब कारणों से सविता जी अपने बेटे के पास चली गई, यही सोचकर कि बेटे के घर अधिकार से रहूंगी। दो बेटी की माँ खुद को महारानी समझती होगी। सविता जी की कहानी तो बिल्कुल विपरीत निकली। कुछ दिन बहू के हाथ का खाना खाया, फिर तो मानो बहू ने सारी जिम्मेदारी सविता जी पर छोड़ दी। खुद का उसने बुटीक खोला और घर के सारे काम सविता जी से करवाने लगी। बेटे की आंखों में शर्म तो छोड़ो, पानी तक नहीं था। राज छोटा बेटा सुबह जाता और रात में आता, पर जब कभी समय मिलता अपनी माँ का हाथ बटाता था। इन्हीं सभी परेशानियों के बीच मीना जी भी अपनी बेटी के पास आईं। मीरा बोली, मम्मी जी, मेरी माँ आई हैं तो आप देवर जी के एक कमरे में रह लीजिए, क्योंकि मैं अपनी माँ को उनके साथ तो नहीं रख सकती। सविता जी बोली, बहू वो कमरा तो बहुत छोटा है, उसमें तो बहुत छोटा सा बिस्तर लगा है, फिर मैं कैसे रहूँगी। मीरा बोली, ठीक है, फिर रसोई में पंखा लगा है, वहाँ बिस्तर लगाकर सो जाइए और बिस्तर उठाकर किसी कोने में रख दीजिएगा, क्योंकि तीसरे कमरे में मेरे बुटीक का सामान रहता है, उससे तो मैं किसी को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। राज छोटे बेटे ने जब ये बात सुनी तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, माँ आप ऊपर सो जाना, मेरा क्या है, मैं तो बस रात में सोने के लिए घर में आता हूँ, मैं नीचे सो जाऊंगा, पर आप नीचे नहीं सोएंगी। मीना जी के आने से घर में रोज कोई ना कोई हंगामा होता और सविता जी को चार बातें सुननी पड़ती। अपने ही बेटे के घर में मानो पराई हो गई थी। एक दिन मीना जी ने खाना खा लिया। जब उनसे खाना खाया नहीं गया तो अपना सारा झूठा खाना सविता जी की प्लेट में पलट दिया। सविता जी की आंखें भर आईं और एकटक खाने को देखने लगी। आप क्या देख रही हो, खाओ चुपचाप। अब क्या अपने दामाद और बेटी का नुकसान थोड़ी ना करवाऊंगी। हाँ सासू माँ, खा लीजिए, आपको तो वैसे भी इन सब की आदत है। दोनों की बातें सुनकर राज के गुस्से का पारा चढ़ गया। उसने प्लेट उठाई और सारा खाना बाहर कुत्तों को फेंक दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की? वह अपनी बेटी की कमाई खा रही हैं, आप जो यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हैं, आपको शर्म नहीं आती मेरी माँ के साथ ऐसा करते हुए? एक औरत होकर औरत का अपमान कर रही हैं। मीना जी ने ड्रामा शुरू किया। चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए बोली, मीरा तुम्हारे घर में मुझे
यह सब सुनना पड़ेगा? मैंने तो कभी सोचा नहीं था। मीरा के सामने उन्होंने बड़ा चढ़ाकर बात कही तो उसने भी अपनी सास और देवर से कुछ सुनना जरूरी नहीं समझा और सबके सामने राज की तरफ तमाचा लेकर आई और बोली, इस तरह से बात करने की तुम माँ बेटे की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम माँ बेटे को अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो चले क्यों नहीं जाते हो? और क्या हो गया अगर मेरी माँ ने अपनी झूठी रोटी तुम्हारी माँ को दे दी? अरे, जिसकी जितनी इज्जत है उसको उतनी ही तो मिलेगी। इतना सुनकर राज को गुस्सा आ गया और उसने खींचकर एक तमाचा मीरा के गाल पर जड़ दिया और बोला, भाभी, इतना भी मत गिरो कि कभी उठने लायक ना हो पाओ। भगवान से डरो, वहां देर है अंधेर नहीं। एक तुम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और आप मीना जी अपनी बेटी के घर गृहस्थी संभालने की बजाय तोड़ना सिखा रही हैं। मीरा बोली, अगर यहाँ रहना है तो मेरे साथ मेरी माँ की भी बातें सुननी पड़ेगी और अगर औलाद इसके बेटे जैसी होती है तो भगवान मुझे औलाद ना दे। सविता जी बोली, बहू, ऐसा मत कहो। कभी कभी जुबान पर सरस्वती का वास होता है, ना जाने कब खुद की ही कही हुई बात सच साबित हो जाए। चल बेटा राज, तेरे बाबूजी क्या गए, घर से शांति और संस्कार भी चले गए। राज अपनी माँ को अपने कमरे में ले गया। वक्त बीता, मीना जी वापस गई तो थोड़ी शांति हुई। सविता जी घर में काम करती और बेटी के कमरे में या टीवी के पास बैठती रहती, किसी से कुछ बात नहीं करती। घर से तो उन्होंने निकलना ही छोड़ दिया था। एक रोज बहुत देर हो गई, बहू नहीं आई, परंतु रोहित आया और बोला, माँ, यह क्या आप बैठकर टीवी देख रही हैं? अच्छा होता आप भी मीरा के साथ उसके प्रोग्राम में चले जाते तो कम से कम उसकी कुछ मदद हो जाती। पूरा दिन घर में बैठी रहती हैं, तभी तो आपके हाथ पैर में दर्द होता है। अरे, वजन बढ़ेगा तो हाथ पैर में दर्द भी तो होगा। आपको बैठकर खाने की आदत से हो गई है। यह लीजिए मेरा बैग और जूते जगह पर रख दीजिएगा। इतना कहकर वह कमरे में चला गया। कुछ देर बाद माँ बेटे के लिए चाय बना कर दी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, बहू ने तो कहा था, पर घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद मैं वहां जाकर बहू की क्या मदद कर? बेटा बोला, यह बहानेबाजी बंद करो। पिताजी की मृत्यु के बाद आपको आराम की आदत हो गई है। कभी कभी घर से बाहर निकलो, फिरो। पूरे दिन घर में ही आखिर करती ही क्या हो? आखिर घर में कितने काम होते हैं। माँ, छोड़िए, आपसे कुछ कहना ही बेकार है। ऐसा कीजिए, रिमोट मेरे हाथ में लाकर दो और मुझे थोड़ी देर चैन की सांस लेने दो। तभी राज कमरे से निकल कर आया और बोला, भैया, आप माँ से किस तरह से बात कर रहे हैं? और आपको पता है कि घर की पूरी जिम्मेदारी माँ ही संभालती है। अगर माँ की तकलीफ आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? रोहित बोला, आजकल तुम बहुत ज़्यादा ज्ञान देने लगे हो। कह रही थी तुम्हारी भाभी कि तुम्हारी जबान बहुत लंबी होने लगी है। अगर ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है तो अपना सामान समेट लो और निकलो। अगर श्रवण कुमार बनने की इच्छा है तो माँ को भी साथ ले जाओ। अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। सविता जी कुछ कहती उससे पहले राज ने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ चलिए, एक कमरे में आपको कुछ बताना है। फिर राज ने माँ को पलंग पर बैठाया और खुद उनके पैरों में बैठकर उनका हाथ थामकर बोला, माँ, एक खुशखबरी। सविता जी हैरानी से बोली, बेटा, खुशखबरी सुने तो जमाना हो गया। राज बोला, माँ, मुझे नौकरी मिल गई है और आपको पता है सरकारी नौकरी मिली है और रहने के लिए घर भी मिल गया है। माँ, चलो चलते हैं, नमक रोटी ही खा लेंगे, परंतु इज्जत की खाएंगे। थक गया रोज रोज की आपकी आंखों में आंसू देखकर। मैं तिल तिल मरता हूँ। बाबूजी को बोलता था कि आपकी देखभाल करूँगा। चलो माँ, चलते हैं। सविता जी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और वह बेटे के सिर पर अपना हाथ रखकर अपनी रजामंदी दी। अभी मैं घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और माँ को भी बताने से मना कर दिया। एक हफ्ते में राज ने अपने सरकारी मकान की सफाई करवाई और फिर अपनी बहन और बहनोई को इस बात की जानकारी दी
और अगले ही दिन वह उस घर को छोड़कर निकल गया। जब मीरा बुटीक से लौटी तो देखा घर पर ताला लगा हुआ है। उसने राज को फोन करके बहुत खरी खोटी सुनाई। राज ने कहा, आप जानो और घर जाने, मैं और मेरी माँ आपके घर के चौकीदार नहीं थे और अब आपसे ही नहीं बल्कि भाई से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए दोबारा मेरे नंबर पर कभी फ़ोन मत कीजिएगा। इतना कहकर राज ने फ़ोन रख दिया। रिंकी और विनोद बाबू सविता जी से मिलने के लिए राज के मकान पर आए। बेटी दामाद को देखकर सविता जी फूट फूट कर रोई और अपनी आप बीती बताई। विनोद बोले, माँ जी, आप इतने दिनों से यह सब बर्दाश्त करती रही, आखिर क्यों? किस रिश्ते को बचाने के लिए? अरे जब बाबूजी की बूढ़ी आंखों ने इस बात को भांप लिया था तभी तो वह घर आपके नाम खरीदा था। क्या आप लोगों को यह बात पता नहीं है? सविता जी और राज दोनों हैरान रह गए। फिर विनोद बाबू ने पूरी बात बताई तो राज ने कहा, आप भाई हो या भाभी हो, जिसने मेरी माँ को इतना अपमान किया है उससे मैं गिन गिन कर बदला लूंगा। राज अपनी माँ को लेकर पुलिस स्टेशन गया और अपने भाई और भाभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। सविता जी की बात पुलिस वालों ने बहुत गौर से सुनी और उन्हें बहुत गुस्सा आया और बोले, माँ जी, देर से ही सही आपने बिगड़ी औलाद के खिलाफ केस दर्ज तो करवाया। माँ बाप तो दर्द सहते हैं फिर भी उनके साथ ही रहते हैं। अब आप हम पर छोड़ दीजिए और आप निश्चित होकर रहिए। 2 दिन बाद रोहित को कोर्ट से नोटिस मिला, ये घर खाली करना है। और इधर कुछ महिला पुलिस कर्मी मीरा के बुटीक पर गई और उसे खूब सबक सिखाया और सबके सामने कहा, आपने अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकती और समाज में गंदगी फैलाती हैं। महिला पुलिस की बातें सुनकर वहाँ के आसपास के सभी दुकान वालों ने मीरा को बहुत सुनाया। जब मीरा घर आई और पूरी बात पता चली तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा ने अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताई तो मीना जी बोली, मुझसे कहने से क्या होगा, मैं तो खुद ही बेटे बहू के साथ रह रही हूँ, तुम्हें तो मैं अपने साथ नहीं रख सकती। और जब तुम्हारे ससुर तुम्हारी सास के नाम से घर लिए थे, जब तुमने कागजात नहीं देखे थे, मेरे भरोसे मत रहना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। रोहित बोला, देख लिया, तुम्हारी माँ के कहने पर तुमने अपने ही घर में आग लगाई और साथ में तुमने मुझे भी जलाया। मैं तो ना इधर का रहा ना उधर का। चलो अब कटोरा लेकर भीख मांगते हैं और साथ में तुम भी भीख मांगो। दोनों आज तक बड़े घर में रह रहे थे, अब उन्हें एक रूम का किराया देने पर भी आफत पड़ गई थी क्योंकि मीरा की दुकान बंद हो चुकी थी और एक रोहित की कमाई से सब कुछ चलाना मुश्किल हो रहा था। एक रोज रोहित ने जाकर अपनी माँ से माफ़ी मांगी, परंतु राज ने यह कहकर उसे घर से बाहर कर दिया कि यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं, जहाँ माँ की इज्जत होती है और आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रोहित ने बहन को फ़ोन किया। बहन ने खूब खरी खोटी सुनाई, तुम्हारी बीवी के कारण हमारा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी की वजह से मेरे बाबूजी इस दुनिया से चले गए। अरे तुमने इस घर को दिया ही क्या है, तो अपने हाथों से अपना घोंसला उजाड़ दिया। अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। भरी दुनिया में अपने और अपनी पत्नी के व्यवहार के कारण अकेला हो गया। वक्त की मान ने 1 साल बाद उसे बिल्कुल तोड़ दिया। जब डॉक्टर ने कहा कि मीरा कभी माँ नहीं बन सकती, तब मीरा को एहसास हुआ कि किसने कितना बड़ा पाप किया। सच कहा था उसकी सास ने, कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी के लिए एक बुरा सोचना चाहिए। कई बार जल्दबाजी और लालच में बस हम अपने रिश्तों को खो देते हैं और सारे रिश्ते तितर बितर हो जाते हैं। तो आप सबको क्या लगता है कि राज ने जो अपने बड़े भाभी भाई के साथ किया फैसला सही था या गलत? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।